हेलो डियर बच्चों, मैं महावीर सिंह राठौड़ आपके सामने लेके हाजिर हूँ टेस्ट सीरीज का पेपर। तो बच्चों, आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा, कुछ गलतियां हुई होगी, तो यहाँ से जो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ उससे आप जो अपनी गलतियां जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों, वन बाय वन आपको मैं कंसेप्ट और आंसर बता दूंगा। जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक बॉल है 2 kg की, दूसरी 4 kg की और 60 फीट से गिराया गया। जब ये 30 फीट गिर जाती है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। तो व्हाट इज द रेशियो mgh, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल m1 g1 h1 m2 g2 h2। अब इससे इन्होंने जो हाइट ट्रेवल की है वो तो इक्वल की है, तो बेसिकली h1 विल बी कैंसिल, g विल बी कैंसिल, और जो रेशियो आएगा वो m1:m2 आ जाएगा। तो यहां पर ये 1 kg, ये 2 kg, 1:2 ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पे बोला कि पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, start v equal to k under root x, the work done by the acting force during t सेकेंड, कि t सेकेंड में कितना जो इस पे वर्क डन हुआ है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें w की, तो w होता क्या, v जैसे ये लिखा हुआ है, तो v को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो बच्चों, dx/dt। तो dx/dt जो मुझे यहां से मिला, तो बेसिकली k under root x मिल गया। तो यहां से मैं dx की बात करूं तो dx x⁻² 1/2 इंटू k इंटू dt इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से जो है अपने को बेसिकली x⁻−1/2, यहां से अपने को एक x और टाइम में रिलेशन मिल जाएगा। किसके बीच में रिलेशन मिल जाएगा, x और टाइम में। तो यहां से मुझे एक x और टाइम में, दूसरा में जो बेसिकली वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं ½ mv² लिख सकता हूं, तो वो मुझे जो मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा k² इंटू x। अब यहां से जो x की चीज आएगी उसको इसमें रख देना, अपने को जो है अपना जो वर्क डन है वो मिल जाएगा। एक समय याद रखना, जो w इज इक्वल टू बच्चों डेल्टा के ही होता है। मैं फिर से बता देता हूं, यहां से अपने को एक x और t में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। उस x को यहां रख दोगे तो आपको जो है वर्क डन जो डेल्टा के ही है वो आपको मिल जाएगा, ये w है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉडी ऑफ मास m इज अलाउड टू फॉल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग डाउनवर्ड एक्सीलरेशन g। तो वर्क डन बाय, देखो एक बॉडी है जिसका मास m है और उसका एक्सीलरेशन जो है वो g/6 है। तो वो जब x डिस्टेंस ट्रेवल कर दे रही है तो टेंशन कितना वर्क डन करेगा। देखो बच्चों, जो टेंशन लग रहा है वो टेंशन की डायरेक्शन क्या है, टेंशन की जो डायरेक्शन है बच्चों वो अपवर्ड है। अपनी टेंशन की डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड। और mg कहां लग रहा है, नीचे। तो अपन एक बात लिख सकते हैं, t की वैल्यू क्या आएगी, तो mg t की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो mg माइनस t इज इक्वल टू m इंटू g/6। तो यहां से अगर t की बात करेंगे t आ जाएगा मेरा 5 mg/6, ये मुझे t मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड है, t ऊपर है, तो बेसिकली t.x ये अपना w हो जाएगा और नेगेटिव में होगा तो अपन किसको टिक कर देंगे, -5/6। ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे, 4th। A chain is on frictionless table with 1/5 of its length hanging over the edge and the chain has the length L and mass m. The work done required to be done to pull the hanging part onto the। देखो बच्चों, हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ये जो हैंगिंग पार्ट है वो कितना है, बोलो बच्चों, 1/5। मतलब इसकी जो लेंथ आएगी वो तो अपनी L/5 आएगी और इसका जो मास आएगा वो अपना m/5 आएगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास से करते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो मिड पॉइंट पे होगा, मतलब यहां से जो डिस्टेंस आएगी वो L/10 आ जाएगी। सिंपल सी बात है, कितनी आ जाएगी, L/10। तो अपन क्या लिखेंगे, W वर्क डन जो होगा वो अपना हो जाएगा m, मास कितना है m/5, g हाइट कितनी ट्रेवल करनी बोलो बच्चों, L/10। सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर लेके गए, L/10। तो W इज इक्वल टू mg L/50। दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक फोर्स लगा हुआ है और यहां से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, द वर्क डन। तो देखो R जो आएगा वो आएगा 4i कैप प्लस 3j कैप। व्हाट इज द वर्क डन डियर,
एफ डॉट आर इज वर्क डन। अब अपने पास एफ है, एफ क्या है बोलो बच्चों, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये अपना फोर्स हो गया। डॉट डॉट अपना क्या करेंगे आर, तो 4i कैप प्लस 3j कैप। देखिए बच्चों ये आ गया 12 प्लस 12, इट मींस दैट इट इज 24 जूल। या लो 24 जूल अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों एफ ऐसे दे रखा है, एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, सिंपल सा। अब एफ क्या है अपना, माइनस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये माइनस माइनस प्लस, यहां से डी यू की बात करेंगे तो ए एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो यहां से अपने को u जो मिला वो ए एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब एक पैराबोलिक कर्व जो है वो अपने को मिल जाएगा। ये तो हाइपरबोलिक है, ये इस टाइप वाला पैराबोला, y इज इक्वल टू y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला, मतलब ये अपना जो है एज आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखो फिर से वही रिलेशन है, f इक्वल टू याद रखना माइनस डी यू बाई डी एक्स, मतलब नेगेटिव ऑफ स्लोप। ये स्लोप पॉजिटिव है मतलब फोर्स नेगेटिव, फोर्स किस में नेगेटिव है, ऑप्शन 1 में। फिर ये जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्लोप जीरो हो गई। अब यहाँ पर स्लोप नेगेटिव हो गई मतलब फोर्स जो है वो तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर जो फोर्स है वो अपना नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है अपना करेक्ट एज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड अलोंग अ सर्कुलर आर्क f, वर्क डन बाय दिस फोर्स। देखो बच्चों f डॉट s यही तो होता है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसके डायरेक्शन में, इस फोर्स के डायरेक्शन में, वही तो क्या होगा अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो F इंटू एस, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये अगर R है तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट मेरा आता है R sin 60। R sin 60 मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा आ गया √3/2 इंटू R, तो F इंटू √3/2R। ये अपना ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक फोर्स दे रखा है तो वर्क डन, तो मैं एक सिंपल सी बात करता हूं कि F डॉट एक्स कर दो, dw इज इक्वल टू F डॉट क्या कर देंगे dx, सिंपल सी बात है। dw F दे रखा है 7dx माइनस 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना अपन, प्लस 3x स्क्वायर dx। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं dw का। dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, ये अपना 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। चलिए लिमिट पुट करते हैं, लिमिट ये कहां से कहां जा रहा है 0 to 5। चलिए 35 माइनस 25 प्लस 125, ये आ जाएगा अपना 10 प्लस मतलब 135 जूल। तो दिस इज द आवर फोर्थ इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक x दे रखा है, इट्स काइनेटिक एनर्जी 1 सेकेंड आफ्टर द, तो पहले तो देखो ये देखो What is the increase in its kinetic energy 1 second after the start? तो देखो increase in kinetic energy, तो बेसिकली v निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन अपना हो जाएगा 8t क्यूब। तो t इक्वल टू 0 पर इसकी जो स्पीड v है वो 0 है, और t इक्वल टू 1 पर बात करेंगे तो इसकी जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हाफ m, m अपना कितना हो गया 2 और v मतलब ये 64, तो ये लो 64 जूल जो है अपने को यहां से जो करेक्ट आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। अ पार्टिकल मूव ए पोजीशन r1 से r2 पर मूव किया है अंडर द एक्शन ऑफ फाइंड द वर्क डन। तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो r2 माइनस अपना हो जाएगा बच्चों r1। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा r2 माइनस क्या हो जाएगा r1। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा अपना 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए f डॉट एस करते हैं तो ये हो जाएगा 44 प्लस 11 प्लस 45। चलिए 44 प्लस 55, 55 प्लस 45, 100 जूल अपना जो है करेक्ट आंसर हो गया। यूनिट सबकी सेम है, मतलब वही ऐसा ही यूनिट में दे रखा है, तो ये देख लो मल्टीप्लाई। बहुत इजी पेपर है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इजीली जो है क्वेश्चंस जो है सारे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक एक्स दे रखा है, द वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। चलिए देखते हैं वही डेल्टा के, तो v निकालोगे तो v आ जाएगा तुम्हारा 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, मतलब t स्क्वायर आ गया।
T इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मतलब V 0 है। और अगर अपन T इक्वल टू बात करें, कहां पर बात करते हैं, T इक्वल टू 2 सेकेंड, वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो V जो आएगा, रखिए ये 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इन्होंने बोला कि वर्क डन आता है अपना हाफ mv स्क्वायर, m कितना है 2, v स्क्वायर मतलब ये 16, ये जूल में, ये लो 16 जूल अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करें। वर्क डन इज ओनली व्हेन अप्लाइड फोर्स इज स्ट्रांग, नहीं जरूरी नहीं है, अप्लाइड फोर्स आप वीक हो तब भी हो सकता है। जनरेट मोशन, अप्लाइड फोर्सेस, यस अप्लाइड फोर्स जनरेट मोशन, इस केस में तो वर्क डन 0 होता है। ये क्या हो गया, इसको अपन बोलेंगे फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, वर्क डन जो होगा वो अपना 0 होगा। इस बात को हमेशा अपने को ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, फोर्स इज अप्लाइड, यस फोर्स इज अप्लाइड, बट अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है अपना कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन को अपन करेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की 13 हमारा हो गया। अब 14 पे आते हैं। देखो, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाई अ मास एम ट्रेवलिंग इन सर्टेन डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाई अ मास एम इन ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस डी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द, देखो मेरी बात सुनो, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब मास पर जो है वो कैसे डिपेंड कर रही है, इसके बारे में अपने को बात करनी है। तो देखो डेल्टा के जो आएगा, डेल्टा के वो हाफ mv स्क्वायर आ गया, सिंपल सी बात है। अब मेरे को v निकालना है। क्या निकालना है, v। देखो बच्चों एक बात होती है, v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। आप सब लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। v स्क्वायर, u स्क्वायर तो 0 है, 2 ये f कांस्टेंट फोर्स है, ये m हो गया, और ये s कितना हो गया d। अब इसको पुट कर दो तो डेल्टा k जो आया वही तो अपना w है, इज इक्वल टू, ये इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर। व्हाट इज द v स्क्वायर, 2fd डिवाइडेड बाई m से m कैंसिल हो गया, मतलब ये f इंटू डी हो गया, f इंटू क्या हो गया d। इसका मतलब ये मास पे इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। या f डॉट d लिख दो सीधा, फोर्स गिवन है, कांस्टेंट फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो f डॉट d हो गया, m पे डिपेंड नहीं कर रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कस ऑफ रेडियस r, सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन है, टोटल एनर्जी। देखो पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv, माइनस का मतलब डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं mv, तो ये हो जाएगा 2/r स्क्वायर। यहां से एक r कैंसिल हो गया, हाफ mv स्क्वायर। ये जो काइनेटिक एनर्जी है मुझे मिली, वो मुझे मिल गई 1/r, ये तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई। क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है F इक्वल टू माइनस du/dr, तो बेसिकली F क्या है मेरे पास, -2/r स्क्वायर माइनस du/dr। ये माइनस माइनस मेरा क्या प्लस हो गया du, तो du इज इक्वल टू 2r/dr। तो अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u r⁻² -2 + 1 -1, तो ये माइनस का 2/r अपना मिल जाएगा। अब देखिए टोटल एनर्जी जो होती है वो k प्लस होती है p, तो 1/r माइनस 2/r, आंसर आ जाएगा माइनस का 1/r। ये ध्यान रखना बच्चों, टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और आपका मैंने पोटेंशियल एनर्जी -2/r आ गया और काइनेटिक एनर्जी मेरी 1/r मिल गई, तो यहां से जो मुझे जो है वो आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं 16, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, द वर्क डन इन वन कंप्लीट रोटेशन, वर्क डन होगा 0, क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जब भी कांस्टेंट स्पीड से मोशन, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो फोर्स जो है, जैसे ये आपका सर्कुलर मोशन हो गया बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, ये आपका फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट। कोई भी कंडीशन ले लो, कोई भी कंडीशन ले लो, कोई भी कंडीशन ले लो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये कि वर्क डन जो होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0।
ये लो 17 की बात कर रहे हैं, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग 100 किलोमीटर द चेंज इन वेलोसिटी। देखो भाई बच्चों कोई दिक्कत नहीं, ये यहां पे था v, ये यहां पे हो गया v, तो ये देखो चेंज कितना हो गया 2v, तो 200 सीधा डायरेक्शन भाई आधा इसने घूमा है ना, अगर ये हाफ रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब जो ये जो होगा अपना ये 2v हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2v। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 थीटा देगा, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा को डिफरेंशिएट करोगे d थीटा बाई dt इज ओमेगा, ओमेगा विल बी व्हाट a प्लस 2bt माइनस 3ct। चलिए इसका और डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा 0 प्लस 2b माइनस ये स्क्वायर आएगा 3ct, तो 2b माइनस 3ct, 2b माइनस सॉरी 6ct, ये 2 और आएगा ना, तो ये ऑप्शन जो है सेकंड जो है अपना वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 19, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r। ठीक है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब यहां पर सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स मैंने वही बात बोली, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो mv स्क्वायर बाई r, ये सेंट्रल फोर्स is equal to is proportional to force is proportional to inversely proportional to this inversely proportional to 1 by r। तो ये r से r mv square is constant, तो ये जो है independent of r पे डिपेंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट ये देखो, if v equal to √5gl then there will be a complete सर्कुलर, यस √5gl होगा, तब ये किसी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ये पूरा जो है मतलब सर्कुलर करेगा। हाँ, यहां पर देखो बच्चों लाइट रॉड गिवन है, तो लाइट रॉड के केस में अगर आप √4gl दे देखो तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर mg जो है वो बैलेंस कर देगा रॉड का नॉर्मल, इसलिए रॉड के केस में कर लेगा। तो दोनों एक दूसरे मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बट दोनों क्या है करेक्ट है, स्टेटमेंट दोनों क्या है बोलो करेक्ट है। ठीक है, चलो अब बोले कार एक हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, तो देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखना सेंट्रीपिटल में v स्क्वायर बाई r होगा, यहां पर 80 जो वो है a दे रखा है क्योंकि ये जो है इसका इंक्रीज हो रही है, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा, दोनों 90 डिग्री पर है, तो v स्क्वायर बाई r का स्क्वायर a स्क्वायर, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 24 में द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन द, तो इसमें सीधा याद रखो ये वाला gr μs प्लस tan थीटा 1 माइनस μs tan थीटा, ये पूरा केस आप ध्यान में रखा करो। यहां से बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में फ्रिक्शन किधर आ रहा है उसको आप ध्यान में रखो, एक mg लग रहा है, एक फ्रिक्शन की डायरेक्शन लग रही है, एक नॉर्मल लग रहा है, सबके कंपोनेंट लो, नॉर्मल का यहाँ पर ये थीटा एंगल होगा तो ये नॉर्मल का n साइन थीटा आता है, ये n कॉस थीटा आता है, इस टाइप से, और mg के भी कंपोनेंट लो, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को जो है आंसर ये मिल जाता है सेकेंड। 23 a block of mass m is resting on a smooth horizontal space, one end of the rope of mass m/3 is fixed to the block which is pulled in the horizontal direction by applying a force F at the other end, the tension at the middle। देखो a block of mass is resting on a smooth horizontal surface। चलिए भाई ये रहा ब्लॉक, और इस ब्लॉक का जो मास है वो m है। आगे क्या बोला है, one end of a rope of mass m/3 is fixed to the block। ठीक है जी, ये इसका मास m/3 है और यहां पर जो फोर्स लगा रहा है F लग रहा है। ठीक है भाई, एट द अदर एंड द टेंशन इन द मिडल ऑफ द, यहां पे मिडल ऑफ द रोड, तो ये जो मास होगा वो m/6 होगा हाफ, तो इतने मास को ये, तो T जो इसको चला रहा है वो चला रहा है m प्लस m/6 इंटू m प्लस m/6 इंटू ए क्या आएगा F अपॉन m प्लस m/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये अपना आ जाएगा 7m/6 इंटू एफ अपॉन 4m/3, तो 3 ऊपर चला गया, ये 2 टाइम्स, तो ये 7f/8, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल। ऑप्शन 4 जो है अपने को जो है एज अ करेक्ट आंसर यहां पर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, देखो बच्चों अ पार्टिकल तो कर्व इज सेमी सर्कुलर, देखो बाय वेरिएबल फोर्स एक ऐसा लग रहा है वेलोसिटी एवरेज सोन लग रहा,
द कर्व। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो वेलोसिटी जो u जो आएगी वो क्या आएगी, पहले तो एफ टी कर्व है ये कौन सा कर्व है, एफ टी कर्व का जो एरिया होता है वो देता है आपको इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम mu इज इक्वल टू इसका एरिया। बच्चों देखो ये ना, ये इलिप्स होता है तो ये t/2 हो जाएगी ये साइड, ये जो साइड है वो क्या हो जाएगी बोलो बच्चों, ये हो जाएगी तो आपकी एफ नॉट। तो इसका एरिया जो आता है पाई ए बी बाई 2 होता है, पाई ए मतलब t/2 इंटू एफ नॉट बाई 2, ये हो गया। अब यहां से मुझे u चाहिए तो ये देख लो नीचे जो है मुझे इस टाइप से 4 का टर्म्स मिल जाएगा, ये ऑप्शन थर्ड जो है मुझे यहाँ पे करेक्ट मिल जाएगा, पाई टी एफ नॉट अपॉन 4m। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो बच्चों कि इन विच फिगर द मोर फोर्स। देखो बच्चों यहां पे ये t लगा रहा है मतलब फोर्स F लगा रहा है मतलब t के इक्वल, ये t, तो इस केस में 2t इक्वल टू mg है, मतलब इस केस में, और t जो है अपना यहाँ पर F के इक्वल है, इसको t1 बोल दिया मैंने, t1। तो यहां से t1 जो मुझे मिला बच्चों वो मुझे मिल गया mg/2। यहां पे देखो, यहां पे ये जो t2 लग रहा है बच्चों और ये मास m है, तो यहां पर t2 जो इक्वल है वो mg के इक्वल है बस। तो देखो बच्चों किसमें फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, सेकेंड वाले केस में जो फोर्स है वो कम लगाना पड़ रहा है। तो फिगर सेकेंड, इन विच केस ही एग्जर्ट मोर फोर्स। अच्छा मोर फोर्स पूछा है तो फिगर 1 में आ जाएगा मोर फोर्स, इसके अंदर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, मोर फोर्स। अगर लेस पूछता तो सेकेंड वाले में आता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की अपन बात कर रहे हैं। तो 26 में देखो बच्चों अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा डाउनवर्ड और यहां पर टेंशन कितना होगा t, ये t, तो यहां पर जो टेंशन होगा 2t, इसका a मान लो आप एक्सेलरेशन अपवर्ड, तो इसका जो है वो 2a हो जाएगा। तो इक्वेशन जो बनेगी वो 2, क्योंकि एक सिंपल सा रिलेशन होता है t1a1 इज इक्वल टू t2a2। तो यहां से आप 2g माइनस t इज इक्वल टू लिख सकते हो 2 इंटू a, सिंपल सा नीचे की ओर। उसके लिए लिख सकते हो आप 2t माइनस 1g इज इक्वल टू 1 इंटू a। अब अपन इसको जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर देंगे, एक का a आ गया दूसरे का, इस टाइप से दोनों का एक्सेलरेशन अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये इसमें mg/4 फोर्स लग रहा है, ठीक है नॉर्मल, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो बच्चों नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल लग रहा है और नॉर्मल की वैल्यू mg/4 है, तो mg माइनस n इज इक्वल टू ma, और ये mg/4 है तो n इक्वल टू अपना mg/4 है, तो ये जो है 3 mg/4 आ गया इज इक्वल टू m इंटू a, m से m कैंसिल, 3g/4, ये ऑप्शन 1 जो है अपना करेक्ट मिल गया अपना। नेक्स्ट 28 की बात करेंगे। 28 में द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन P एंड Q। पहले तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता करो, नेट फोर्स इधर 8g माइनस 7g अपॉन टोटल मास हो गया 15, तो एक्सेलरेशन जो आया वो g/15 आ गया। चलिए अब टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन P एंड Q, तो ये तो T लग गया, तो यहां पे एक सिंपल सी बात लिख दो, T माइनस 2g इज इक्वल टू 2g/15। अब यहां से t की बात करेंगे तो 2g प्लस 2g/15, यह आ जाएगा 32g/15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसमें बोला गया कि एंगल सच द एक्सेलरेशन ऑफ ए g/6 डाउनवर्ड, इसका एक्शन। तो एक सिंपल सी अपन इक्वेशन लिख देंगे 2mg sin 30 माइनस mg sin थीटा अपॉन टोटल मास 3m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जो है वो g/6 लिखेंगे। यहां से g कैंसिल हो गया और यहां से m कैंसिल हो गया, ये 3/2 मतलब 1/2 इज इक्वल टू 2 sin 30 मतलब 1/2 माइनस sin थीटा, यहां से 1 माइनस 1/2 sin थीटा जो है 30 डिग्री मिल गया। 80 रेलवे वैगन आर ऑफ, सबका मास ये है, एक फोर्स लगा रहा है इस टाइप से,
ऐसे बहुत सारे वैगन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकाल दो। अब 30 और 31 के बीच में, तो मतलब 30 के बाद कितने बचेंगे? 50। तो 50 इंटू ए, जो टेंशन आएगा वो 50 इंटू ए आ जाएगा, 50 इंटू ए, क्योंकि 30 के बाद कितने बचेंगे? 50। और एफ कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, ये तो एफ हो गया। नो, 4 इंटू 10 टू द पावर 5, और टोटल मास 80 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहां से अपने को जो है आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, on the horizontal surface of a truck mu equal to 0.61 if the truck is accelerate the frictional force on the block। देखो ये रहा। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है? ए मैक्स इसका जो पॉसिबल है, वो ए मैक्स पॉसिबल जो हो सकता है वो बच्चों हो सकता है म्यू इंटू जी। तो ए मैक्स म्यू जो है आपका वो तो 0 पॉइंट कितना आ गया? 610 हो गया, तो 6 मीटर पर सेकेंड। बट यहां पर तो एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर। तो इसका मतलब अपने को तो कम फोर्स की रिक्वायर्ड है। ये लगा कितना सकता है? 6 न्यूटन। तो यहां पर जो है m इंटू ए, m 1 kg है, ए 5 हो गया, तो 5 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो हमेशा रिक्वायरमेंट के बेस पे लगता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 32, a ball of mass 40 dropped from a height of 5 meter. A boy on the ground hits the ball vertically upward with a ball with average force of 100 newton so that it attained a vertical height of the time for which the ball remained in contact with the bat। देखो, a ball of is dropped from a height of 5 meter। तो बॉल ने जो वेलोसिटी गेन की, वो वेलोसिटी कितनी गेन की? √2gh। तो ये जो आएगा अपना 2 इंटू 10 इंटू 5, ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है। द ग्राउंड हिट्स द बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद अ बैट। अ बॉय ऑन द ग्राउंड हिट्स विद एवरेज फोर्स 100, सो इट अटेंड अ वर्टिकल हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर की हाइट अटेंड की, तो v स्क्वायर बाय h। तो इसके लिए जो स्पीड जो हुई है ना, तो वो स्पीड कितनी हो गई? स्पीड जो हुई बेसिकली वो कितनी हो गई? स्पीड हो गई अपनी h, तो √2gh। टकराने के बाद जैसे बॉल गिरी और फिर टकराई, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 20 मीटर। तो 2 इंटू 10 इंटू 20, ये अपना हो जाएगा 400, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। पहले 10 से आई, फिर 20 से चली गई। F डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। F 100 है इंटू डेल्टा टी। डेल्टा पी कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो 30 इंटू मास। मास कितना है इसका? 400 ग्राम, तो 400/1000। चलिए ये लो, 3 जीरो यहां पे सलट गए, 12। तो डेल्टा टी जो है 0.112 सेकेंड, ये आ गया। ये याद रखना बच्चों, डेल्टा एफ डेल्टा टी इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। Question 3, a monkey of mass 20 kg holding a vertical rope. The rope will not break when a mass of 25 kg is suspended. It will break if the mass exceed। तो इसका मतलब 25 kg का मतलब ये हो गया कि ये जो फोर्स सहन कर सकता है वो 250 न्यूटन का कर सकता है। अब ये मंकी लटका हुआ है, टी ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और a एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है। तो अपन लिखेंगे 250 इज इक्वल टू mg प्लस a। सीधी सी बात है, क्योंकि mg नीचे लग रहा है। 250, मंकी का मास कितना है बोलो बच्चों? 20, g 10 ले लो, और ये a आ गया। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 20 और 2a, तो यहां से जब इसको लगोगे तो ये आ जाएगा 20। तो 5 इज इक्वल टू 2 इंटू a इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। 34, 2 पुलीज ऑफ अरेंजमेंट द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन a। केस a में a1 जो आया फर्स्ट में, a लिख देता हूं, a1, इसमें a1 बोल देता हूं। तो नेट फोर्स मेरा आया mg डिवाइडेड बाई टोटल मास 3m। लो g/3 आ गया मुझे। a2 सेकेंड केस, नेट फोर्स 2mg माइनस mg आया, बट टोटल मास यहां पर m ही है, तो a2 जो मुझे मिला वो g मिला। अब मैं a1/a2 की बात करता हूं, तो g/3 रेशियो g, ये लो 1:3। ऑप्शन सेकेंड जो है वो करेक्ट मिल गया मुझे।
35 में ये इसकी रीडिंग पूछी है, तो इसकी जो रीडिंग होती है, ये जैसे T है, ये T है, तो इसकी जो रीडिंग आएगी वो 2T आ जाएगी। T बच्चों हमेशा याद रखना, अगर इस टाइप से मास लटके हुए 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड मल्टीप्लाइड बाई G। T 2m1, m1 आपका कितना हो गया 1, m2 कितना हो गया 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे कितना आ गया, ये 3 आ गया, तो यहां से 5/3, तो ये 2 से 10/3, 2T होता है ना 10/3 G, ये G वेट का मतलब हो गया G से अपने को मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट 36, a marble block of mass 2 kg lying on ice when gives a velocity of 6 meter, it stopped in 10 सेकेंड। तो पहले सो रिटार्डेशन क्या आएगा, रिटार्डेशन अपना जो आएगा वो आ जाएगा 6/10 डेल्टा V अपॉन टाइम। तो A जो आया मतलब रिटार्डेशन -0.6 आ गया। A अपना होता है म्यू जी, याद रखना, तो 0.6 इज इक्वल टू म्यू इंटू 10। यहां से म्यू की बात करूंगा तो वो 0.06 मिल गया, ऑप्शन थर्ड जो है मुझे करेक्ट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 37, एक ब्लॉक है, तो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज द वेट ऑफ द ब्लॉक। देखो बच्चों, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू mg। अब नॉर्मल कितना होगा, जितना ये लग रहा है, तो म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू mg, मतलब इसका वेट। mg का मतलब क्या हो गया, वेट हो गया। तो वेट म्यू कितना है प्यारे बच्चों 0.2, नॉर्मल कितना है 10, तो यहां से जो मुझे फोर्स मिला वो 2 न्यूटन मिल गया, ऑप्शन 1। 38 में ब्लॉक टेक्स n टाइम्स एज स्लाइड डाउन 45 डिग्री, इट टेक्स डाउन परफेक्टली स्मूथली। देखो बच्चों, ये डिस्टेंस थीटा, ये s, एक्सेलरेशन पहले वाले केस में होगा g sin थीटा, कितना होगा g sin थीटा, जो स्मूथ है, तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू g sin थीटा इंटू t का स्क्वायर। और दूसरे वाले में क्या लगेगा, दूसरे वाला जो रफ होगा, रफ वाले केस में क्या लगेगा, एक सिंपल सी बात है, इधर तो g sin थीटा लगेगा और पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स आ गया आपका म्यू जी cos थीटा, तो इसमें भी डिस्टेंस s है, हाफ g एक्सीलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा इज इक्वल टू टाइम जो है वो n इंटू टी स्क्वायर, तो n का भी स्क्वायर हो गया, डिवाइड किया, दोनों को इक्वल कर दिया, हाफ हाफ कैंसिल, जी कैंसिल, थीटा 45 ये कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 1 माइनस म्यू इंटू एन का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये लो, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल, यहां से म्यू चाहिए, तो 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर, ये अपना जो है म्यू मिल गया। ये दोनों, इसमें एक्सेलरेशन याद रखना, इसमें जो एक्सेलरेशन आता है वो g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा आता है, जब वो रफ प्लेन पर जो है वो इंक्लाइन करता है, जब वो स्लाइड करता है, और ये तो आपका नॉर्मल पे जो है वो स्लाइड कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट 39 की बात करें, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी, हमेशा बोला है म्यू जी, क्या चाहिएगा, म्यू जी 1.5। 40 फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक 4 kg कितना करेगा। देखो बच्चों, मैक्सिमम FR मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, इसको मैं बोलता हूं, ये लगाएगा 4 न्यूटन, ये लगाएगा 8, ये लगाएगा 12, तो ये हो गया अपना 24 न्यूटन। मतलब इतनी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिक्वायरमेंट अपने को चलाने के लिए कितना चाहिए 20, ये तो 24 होगा तभी चलेगा, इसका मतलब चलेगा नहीं, तो पहले ये खा जाएगा फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन खाएगा 4 न्यूटन का, फिर ये फ्रिक्शन जो खा सकता है मैक्सिमम वो कितना खा सकता है 8 न्यूटन का, ठीक है, ये फ्रिक्शन कितना खा सकता है 8 न्यूटन का। अब देख लो, और ये वाला जो बचा हुआ जैसे 12 हो गया, ये कितना हो गया 12, और ये जो खाएगा वो 8 न्यूटन का खाएगा, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन का खाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is placed on a rough inclined plane at theta. The block is connected with a straight axle. If mu s is equal to find the tension. तो पहले ये देखो कि फ्रिक्शन इसको रोक पा रहा है कि नहीं रोक पा रहा, तो फोर्स जो g mg
sin 30, इतना इसका नीचे की ओर फोर्स लगेगा। थीटा 30 है तो mg/2 आ गया। mg/2, अगर मैं mg/2 की बात करूं तो 10/2 5 न्यूटन हो गया। चलिए ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है कि फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू mg cos 30, तो ये मेरा हो गया 3/4 1 into 10 cos 30 √3/2। तो अगर अपन इसकी बात करेंगे, ये 5, ये 15/4, तो बेसिकली ये ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये रुक जाएगा और ये टेंशन जो आएगा वो अपना 0 मिल रहा है। नेक्स्ट, a block of mass m 10 kg is placed on an inclined at theta 30 with the origin. The coefficient of friction between the block and inclined plane is 0. Calculate the acceleration of block when it is rest. तो देखो एक्सेलरेशन क्या आएगा बोलो बच्चों, mg sin theta minus mu mg cos theta फ्रिक्शन फोर्स is equal to m into a. m कैंसिल, g sin 37, तो g को तो 10 रख देता हूं, 10 sin 37 3/5, म्यू कितना है 0.5 इंटू g 10 cos 37 4/5। चलिए बच्चों, ये 2 बार गया, ये 2 टाइम्स, ये 6 हो गया माइनस, ये मेरा हो जाएगा 8, ये 4, तो यहां से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मुझे एक्सेलरेशन मिल गया। वही सिंपल सा हमेशा वाला जो तरीका है, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा को अपने को अप्लाई करना है। 43, a particle tied with the string crosses the topmost point C of vertical with the speed, then the speed with the critical speed, ठीक है, then the ratio of the velocity। देखो बच्चों इधर ध्यान रखना, mg प्लस m इंटू √5g r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r मिलेगा। यहां पर देखना, यहां पर केवल जो वेलोसिटी जो है वो √3g r हो जाएगी, तो यहां पर mg तो नीचे लगेगा, तो ये जो tb आएगा, tb केवल और केवल m इंटू √3g r का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई mg। और यहां पर टेंशन जो है इस टाइप से अपने को जो है इसको करना पड़ेगा सॉल्व, है ना। चलिए नेक्स्ट 24 में देखो बच्चों, इधर जो आएगा वो g sin थीटा आता है और इधर AC आता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसे ही आता है, तो ये थर्ड हो जाएगा, नीचे तो आएगा नहीं। नेट एक्सेलरेशन की बात की जा रही है। 45 में बोला है कि नॉर्मल कहां ज्यादा लगेगा, देखो स्पीड कांस्टेंट है तो mv²/r ये नॉर्मल होता है, तो जिसकी रेडियस ज्यादा, रेडियस इज ग्रेटर देन नॉर्मल इज लेसर। रेडियस का देखो, इसका जो सर्कल बन रहा है वो बड़ा बन रहा है इस टाइप से, इसका सर्कल छोटा बन रहा है, तो यहां पर RA इज लेस देन, RA इज ग्रेटर देन क्या है RB, तो इसका मतलब NA जो है वो लेस देन हो जाएगा NB, मतलब NB ग्रेटर होगा जिसकी रेडियस, तो ये ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आ गया। तो बच्चों देखो क्वेश्चन बहुत इजी थे, एक अच्छे से आपने सारे अटेम्प्ट किए और आई होप कि आपने बहुत अच्छा किया होगा। मैंने सबका आपको सॉल्यूशन जो है, एक शॉर्ट सॉल्यूशन जो होता है वो बता दिया बढ़िया से कि कैसे होगा, कौन सा फंडा लगने वाला है, थोड़ा सा आप देख लें। धन्यवाद बच्चों।